और कहा कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी नीच हरकत करे, भारत का सितारा बुलंद रहेगा, भारत का तिरंगा आसमान में फहराता रहेगा। चिनाब ब्रिज पर, जी हां, चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी की तिरंगे वाली झलक देख पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर जरूर हाई हुआ होगा। पहलगांव हमले के बाद यह पहला कदम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता का प्रतीक है। यह पुल नहीं, आतंक के अंधेरे को चीरती विकास की रोशनी। मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला संदेश है कि आतंक की फैक्ट्री बंद कर दो, नहीं तो इस बार और भयंकर मंजर देखने को मिलेगा। आज मोदी के चिनाब चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे कि कैसे इस ब्रिज से चीन और पाक दोनों घबरा गए हैं। बस एक रिपोर्ट देखिए। चिनाब ब्रिज पाकिस्तान के गले की फांस। ये पुल नहीं, आतंक के अंधेरे को चीरती विकास की रोशनी है। मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला संदेश है। अब पीर पंजाल से नहीं घुस पाएंगे आतंकी। मोदी ने वादा निभाया, पीओजे खुद आएगा। मोदी के चिनाब चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी, पाक पराजय का चिनाब चक्रव्यूह। पीएम मोदी का इस तरह चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराना कश्मीर में विकास का नया सूर्योदय होना दर्शा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब पर पीएम मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला संदेश है कि ये नया भारत किसी से डरने वाला नहीं है। चिनाब पुल पर तिरंगे की शान ने साफ कर दिया है कि भारत अब जवाब ही नहीं देता, पूरा हिसाब करता है। जी हाँ, मोदी के चिनाब चक्रव्यूह में चीन और पाकिस्तान दोनों घिर गए हैं। इस पूरी परियोजना के स्ट्रेटेजिक पहलू पर बात करें तो इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को टेंशन हो गई है। दरअसल पीर पंजाल दर्रे को पाकिस्तानी आतंकियों का गेट कहा जाता है। कश्मीर घाटी में इस दर्रे का नजदीकी शहर पहलगाम है, जहां हमला हुआ था। उससे सटी बैसरंग घाटी के जंगल भी पीर पंजाल से ही जुड़े हैं। इसी पीर पंजाल दर्रे से आईएसआई के ट्रेंड आतंकी आते हैं। लेकिन अब चिनाब रेल ब्रिज पर सुरक्षा कड़ी रहेगी, सीसीटीवी रहेंगे, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, 24 घंटे कमांडो तैनात रहेंगे। लिहाजा अब पीर पंजाल रेंज में हर मौसम में घुसपैठ पर लगाम लग सकेगी। घाटी में घुसने वाले आतंकियों और आतंकी घटनाओं पर तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी। इस पुल से पीर पंजाल क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया, जवाब में हमने उस पर कयामत ढा दी। इतना ही नहीं, इस रेल लिंक के बनने से हर मौसम में सेनाएं और साजो सामान एलओसी और एलएसी तक पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर सेना की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली श्रीनगर की यात्रा का समय घटाकर 13 घंटे किया जा सकेगा। लिहाजा आतंक पर लगाम लगाने के लिए काउंटर टेरर प्लानिंग करने में आसानी होगी, जिससे कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर आज पाकिस्तान ने चिनाब पर तिरंगा देखा होगा, उसे सीधा संदेश मिल गया होगा कि कश्मीर की तरफ देखने की हिम्मत भी न करना, नहीं तो अब की बार और भयंकर मार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा।
सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। चिनाव नदी पर बने इस पुल के आखिर फायदे क्या होंगे, कैसे ये भारत के लिए एक बेहतर कदम है, विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी.के. पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व अधिकारी आईएएफ मेरे साथ होंगे। इसके साथ साथ शुएल काज़मी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा डॉक्टर डी.के. पांडे साहब से। पांडे साहब, 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, उस वक्त बहुत सारी मुश्किल बॉर्डर पर आई सेना को पहुंचने में या तमाम सामान को पहुंचाने में, और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि रेल नेटवर्क इस इलाके में बहुत ज़रूरी है। तब से लेकर बहुत सारी प्लानिंग हुई। एक यात्री ट्रेन भी शुरू हुई 1972 में, उसका काम शुरू हुआ, तब धीरे धीरे हुआ। लेकिन चिनाव नदी पर आज जो पुल बना हुआ है, ये पुल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके कई सारे फायदे हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं को लेकर भारतीय सेनाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, और कहीं ना कहीं माथे पर शिकन इस चिनाव पुल के कारण चाइना के भी और पाकिस्तान के। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पर चर्चा में बुलाने के लिए। जहां तक बात है इस आज बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा विजय गाथा है हमारे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने की दुर्गम घाटियों में ऐसा ब्रिज बनाया जो कि विश्व का अनूठा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान और चाइना के लिए तो माथे पर सरोटें बनी ही गई होंगी, क्योंकि उसके जो मंसूबे थे कि एक JNK जो है एक मामूली सा इलाका है और उसको कभी भी उस पर कदमखानी की जा सकती है, लेकिन अब जो है हमारा नजरिया बदला है। सबसे महत्वपूर्ण कि हमने ये पूरे विश्व को बताया है कि भले ही आतंकवाद से जो है प्रभावित रहा हो JNK, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको विकास की धारा में हमेशा जोड़ने का सतत प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और आज का जो पूरा प्रकरण था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का उद्घाटन, साथ में दोनों ब्रिज का उद्घाटन, ये बताता है कि हम जो है असंभव को संभव करने पर विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अभी जो आप क्लिप में दिखा रहे हैं कि झंडा फहराया, ये पूरा सीधा संदेश था पाकिस्तान के लिए और आतंकवादियों के जो आका बैठे हैं, आतंकवादी ग्रुप्स बैठे हैं, उनके लिए कि आप आतंकवाद का कितना प्रयास कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब जहां तक बात है, आप याद करिए उन दिनों की, जैसा कि आपने चर्चा भी किया कि कितना मुश्किल होता था अपने किसी भी मिशन को करने के लिए, चाहे वो सैन्य हो चाहे वो सिविल एनवायरमेंट के हों। आप सोचिए कि जो रास्ते थे श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाले, दो ही रास्ते थे, या तो कोई वायु माध्यम से जाए, हवाई जहाज से जाए, या रोड के माध्यम से जाए। बर्फबारी और पहाड़ों के लगातार गिरने से कितनी बार रास्ते जो हैं वो प्रभावित हुए और दुर्गम जो हुए, और साथ में आना जाना मुश्किल हो गया। मुझे याद है खुद मैं 1990-91 में श्रीनगर में रहा हूं और मैं रोड के रास्ते भी गया हूं, और किस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है जो बाधित हो जाता था और हमको 2-2, 3-3 दिन ट्रांजिट कैंप में रुकना पड़ता था। तो ये बताता था कि सीधे कि जो भी चीज़ हम जा रहे हैं, जो हमारा मिशन है, टाइम लाइन जो हमारी है, वो सब इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाती थी। यहाँ तक कि जो हमारा इकोनॉमिक्स थी JNK की, जो वहाँ से फल आते थे, जो खाद्य पदार्थ यहाँ से जाते थे बाकी क्षेत्र से JNK में, वो समय के रहते हुए खराब जाते थे और उनका उपयोग नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से जो भी सामान पहुंचता था उसकी कीमत भी महंगी होती थी। तो सोचिए कितनी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया। मैं इसलिए ये दोनों चीजें जिक्र कर रहा हूं कि अभी जो ब्रिज बना है, इसकी वजह से जो रेलवे का कनेक्टिविटी मिली है, ये JNK को पूरे भारत से जोड़ रही है। दूसरा कि अब ये हमारे यात्री नहीं, हम इसके द्वारा अपने लॉजिस्टिक सप्लाई जो है
सिविलियन के लिए और मिलिट्री के दोनों के लिए हम उसका आना जाना शुरू हो सकता है। तीसरी बात, सोचिए कि जो कोई मेडिकल कैजुअलिटी किसी के साथ हुई हो, किसी को मेडिकल एड की आवश्यकता हो, वो पूरा दिन वेट करता था या रास्ते में रुक गया तो मुश्किल है। मैं क्यों करता पूरा दिन वेट करता था कि जब मौसम खराब होता था तो जहाज भी आना मुश्किल थे। जब जहाज थोड़ा बहुत चलते भी थे तो इतने महंगे टिकट होते थे, आम आदमी के लिए दूभर हो जाता था उसको उसके लिए वो टिकट के और हवाई रास्ते को चुनना। तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से इतने वर्षों से, मैंने जब वहां के लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि साहब हमारा ये सपना सत्य हो गया कि हम कब से सोच रहे थे, बचपन से हम अब बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए और हम ये सोचते थे कि अब जेएनके का जो है कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हम भारत से अलग महसूस करते थे, लेकिन अब इसके आने के बाद हम जुड़ जाएंगे। तो मैं तीन मुख्य बातें रखूंगा, उसके बाद फिर जो है दूसरे प्रतिनिधि उनका मैं का विचार जानना चाहूंगा कि पहली बात कि जो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है उससे जो है उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो जनरल टूरिज्म है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। जो लोग नहीं जा पाते थे समय की, ज्यादा समय की लागत की वजह से या पैसे की वजह से, वो अब आधे किराए में आधे समय में अपना पूरा जो है यात्रा कर लेंगे और उन दुर्गम जगहों में जा पाएंगे जो कि आसान नहीं था क्योंकि समय उनके पास पर्याप्त रहेगा। और जहां तक रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहा हूं मैं, अमरनाथ गुफाओं की तरफ जाने के लिए यात्रा के लिए बड़ा आसान कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ में वहां पर चिराग शरीफ जो है बहुत ही पवित्र स्थान है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, और हजरत बल जो श्राइन है, तो ये सब जगह लोग, शंकराचार्य टेम्पल है, तो ये सब लोग जाना चाहेंगे कि देखना चाहेंगे कि क्या है, क्योंकि ये केवल हम किताबें पढ़ते रहे या मीडिया में सुनते रहे। अब वक्त आ गया है कि लोगों को, आम लोगों से जुड़ने का। और आखिरी बात, जो स्किल डेवलपमेंट होगा कि जो जेएनके के बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, कामगार हैं, वो भी अन्य क्षेत्रों में जाके अपना हुनर दिखा पाएंगे और अपने हुनर को और तराश पाएंगे। तो ये बताता है कि किस प्रकार से ओवरऑल इकोनॉमिक बूस्ट होगा इस क्षेत्र का, जो जनरल कल्चर है वहाँ की वो इंप्रूव होगी और निश्चित रूप से मुख्य धारा में वो जुड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मील का प्रस्तर है सभी भारतीयों के लिए। जी, शोएल काज़मी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। शोएल काज़मी साहब, 2003 में चिनाव ब्रिज पर मोहर लगी थी, करीब करीब अगर देखा जाए तो 22 साल हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने USBRL सेंट्रल प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी घोषणा की थी। तब से ये 2003 फिर धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो इस पुल की महत्वता को उन्होंने बहुत गंभीरता से समझा और यही कारण है कि 2014 में इसे प्रगति पहल की शुरुआत की गई और उसके बाद परिणाम ये रहा कि आज देखिए 2025 में ये बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया। एक बड़ा संकेत, और कहें कि अगर जम्मू कश्मीर के उत्थान, जम्मू कश्मीर के एक नई शुरुआत अगर कहें तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं मनोज सर। आज जम्मू कश्मीर का एक हिस्टोरिकल डे था। ये एक उद्घाटन नहीं है जो 4,406,600 करोड़ का लागत से ये सब चीजें हुई हैं। ये एक रेल लिंक का उद्घाटन नहीं है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी जो है सबसे सस्ते माध्यम से एक तार से जुड़ गई है। आज जबानों के आधार पे, मजहबों के आधार पे, कल्चर के एतबार से, तिजारत के एतबार से जम्मू कश्मीर पूरे भारत के साथ ट्रेन के माध्यम से जुड़ गया। एक आम इंसान जो है 710 रुपए की टिकट से कश्मीर 3 घंटे 10 मिनट में पहुंच सकता है जम्मू से, और आपने जैसे कहा दिल्ली में कब तक पहुंच सकता है। ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से बने हैं, आज 11वां साल है उनका, वो 30-32 बार जम्मू कश्मीर आए। आज से पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री भी इतनी बार जम्मू कश्मीर में नहीं आए। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जानते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशंस को पे खरा उतरना चाहते हैं। और यही एक रिजल्ट था कि जब इलेक्शन यहाँ हुई, जो हम देखते थे 2%, 5%, 6%, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर के लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात कर रहा हूँ। वो लोग 75% पोलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उमड़ गए, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, डिस्पाइट स्नो बाउंड एरियाज के, डिस्पाइट वेदर कंडीशंस के। वो दर्शाता है। और पहलगाम अटैक में आपने देखा, ये वही जम्मू कश्मीर है जो पत्थरबाजी या हुर्रियत की कॉल्स पे 2-2 महीने शटर बंद करके घरों में बैठे रहते थे। आज पहलगाम अटैक पे
बाद जम्मू कश्मीर के लोग बगैर मजहब व मिल्लत पाकिस्तान के खिलाफ नारे देते रहे, पाकिस्तान की वो रेडिकलाइज स्पीचों को नकार के पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को गालियां निकालते रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं और इंसानियत का यहाँ कत्ल नहीं होने देंगे, हमें अपने प्रधानमंत्री पे, अपने मरकज पे पूरा भरोसा है, वही जमहूरी निजाम को यहाँ और मजबूत कर सकते। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आज जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए 84 में इंदिरा जी ने इसका कंसीव किया था आइडिया, 72 में जम्मू में पठानकोट से ट्रेन पहुंची। देखिए 10 साल, 12 साल, 14 साल बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स को, लेकिन रात दिन यहाँ पे काम हुआ और ये आज समर्पित किया जम्मू कश्मीर के लोगों के। कल दूसरी सरकार आएगी, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सहूलतें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पूरी उम्र ता कयामत आने वाली 100 जनरेशंस के लिए बन चुकी हैं, जो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल हिंदुस्तान का ताज थे, ताज हैं और ताज रहेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहलगाम के अटैक के बाद पूरे 1 महीने बाद, ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद आज ये डेडिकेट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो पाकिस्तान तो आज वेंटिलेटर पे चला गया होगा, पाकिस्तान के हुक्मरान तो आज हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए होंगे, वो पागल हो गए होंगे, क्योंकि हम 1 इंच प्रोग्रेस करते हैं, वो 10 इंच जो है वो नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं और वो प्लानिंग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे सीज फायर का वायलेशन करना है, कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करना है, कैसे मजहबी आधार पे रेडिकलाइज करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिशें करनी है। तो ये सब चीजें आज प्राइम मिनिस्टर के ये जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, जो वो इस पुल पे चल रहे हैं और भारत का झंडा हाथ में, ये दर्शाता है कि भारत स्ट्रांग था, जम्मू कश्मीर के लोग अहम हैं और भारत आगे बढ़ेगा। और जम्मू सबसे कश्मीर बड़ी आगे बात है कि बढ़ेगा। भारत कश्मीर के साथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भारत को कश्मीर से अलग कर देखते हैं। इस तरह की भावनाएं उनकी बनती नहीं है। लेकिन पांडे साहब, चुनाव किस तरीके से कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच रखने वाले को रोकेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो इस पुल से जुड़ी हुई हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ये पुल माना जा रहा है। नंबर एक तो अलगाववादी भावनाओं पर लगाम लगेगी। इस पुल के संकेत बता रहा हूं क्या, हर मौसम में रास्ता चालू रहेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर का जो आर्थिक विकास है वो यहां पर बढ़ेगा, सेना की आवाजाही तेजी से हो सकेगी और सेना अपने साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ, बमों के साथ, तमाम सारी चीज़ों के साथ बॉर्डर पर पहुंच सकती है। ये कई चीज़ें भारत को कश्मीर के साथ जोड़े रखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कई कीर्तिमान स्थापित होने हैं और कई कीर्तिमान हो चुके हैं और इस समय आज की तिथि में सभी भारतीयों का सर जो है गर्व से ऊंचा होगा, क्योंकि हमने वो कर दिखाया जो कि शायद आज से 1 दशक पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये हमारे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज और हमारे जो हुनर हैं जो लोगों के पास, उसका एक बहुत ज़बरदस्त जो है मुजाहरा है। लेकिन सबसे जो मजेदार चीज़ है जो उसका आपने कहा कि ये ऑल वेदर एसेट है। ये चाहे आपका भूकंप आए, चाहे 8 रिचर स्केल में भूकंप अगर आता है उसको भी संभाल लेगा ये। और भले 100 नॉट्स जो कि लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं आती तब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ऑल वेदर मतलब कि आपकी बारिश हो रही हो, बर्फ गिर रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये ट्रेन जो है, ये ब्रिज जो है टिका रहेगा और ट्रेन जो है वंदे भारत वो भी चलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है कि आप विपरीत परिस्थितियों में, विषम जब मौसम है, आपकी जो चारों तरफ मौसम आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, जहाज रुक जाते हैं रोड पर, जो रोड पर कुछ गिर जाता है तो सब बाधित हो जाता है। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब इसके फायदे क्या होंगे? जब आपको ऐसे ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी तो सैन्य जो आपने जिसका जिक्र किया, सामरिक दृष्टि से ये हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। निश्चित रूप से चाहे हम अमेरिका के चाहे हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हों या चाइना के खिलाफ एक्शन ले रहे हों, लेह में कुछ पहुंचाना है हमको है, लेह से आगे हमको ऑपरेशंस करने हैं, उन सबको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो किसी भी स्ट्रेटेजिक नेचर का, उसको हम आसानी से ले जा सकेंगे। और अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए जैसे जैसे चीजें होती हैं, आप अनुभव होता है और आप उसको और तराशते हैं और बेहतर करते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने में बहुत आसानी होगी।
सोचिए कि जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जो कैजुअलिटीज होती थी, कहीं गोलाबारी हुई या कोई हादसा हुआ, वहां पर उनको मरीजों को ले जाने में दिक्कत होती थी। कई मरीज जो है रास्ते में ही दम तोड़ देते थे कि वो रास्ता बाधित होता था। तो ऐसे हालात में उनकी हम जान बचाने में, केवल सैनिक नहीं, जो आम लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधा होगी। ऐसा नहीं कि उनके लिए ये उपलब्ध नहीं होगा, कोई भी हो जिसका कि मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, उसको होगा। साथ में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सब कंडक्ट कर रहे हैं, आपके लिए फोर्सेस को मोबिलाइज करना है, आसानी से ये चले जाएंगे क्योंकि रास्ता कहीं रुका नहीं होगा। आप रात को जाइए, दिन में जाइए, कभी जाइए, वहां पर कोई रुकावट नहीं होगी। तो आपके जितने ऑपरेशंस हैं जो बाधित होते थे इन फिजिकल और इन्वायरमेंटल रीजन से, वो जो है अब प्रभावित नहीं होंगे। आप बेहतर कर पाएंगे, आपके वहां के लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को, आप जो शांति हमारे देश में बनी हुई है उसको प्रभावित नहीं होने देंगे। तीसरी बात कि जिस प्रकार से हमारी ये रीच पहुंचेगी, तो वहां के लोग जो आतंकवादी हैं, जो कि उनके मंसूबों पानी फिरेगा, वो जानते हैं कि वो कुछ करेंगे तो बहुत जल्दी उनका जवाब होगा। अभी होता क्या है कि जब तक आतंकवादी घटना होती है और जब तक सैन्य दल पहुंचता है उनके पास, तब तक वो इधर उधर जंगलों में भाग जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं, या लोकल जो उनके लोग हैं वो उनको कहीं इधर कर देते हैं। लेकिन अब समय जो है बहुत जल्दी रहते लोग पहुंच जाएंगे। अब जो इन हालात में अगर आतंकवादियों को संदेश बड़ा क्लियर है कि आप अपने मंसूबों पर रोक लगाइए, क्योंकि अब वहां का नागरिक भी जब एक्सपोज होगा, उसका एक्सपोजर होगा, ज्ञान बढ़ेगा, वो भी जानेगा कि जो है ये इन सब आतंकवाद में या शांति को भंग करने में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बच्चों की शिक्षा, लोगों के जो है अच्छा जीवन स्तर, लोगों के लिए आराम से मिलती हुई रोटी और बढ़िया जीवन स्तर, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, जो इकोनॉमिक बूस्ट होगा, वहाँ के एप्पल, केसर, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, वो वहाँ का होगा। वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी कशीदाकारी में, क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया 1990 1991 2 साल में वहाँ रहा हूँ, इतना बढ़िया कशीदाकारी करती हैं। और वहाँ के जो फिरंग इतने प्रसिद्ध हैं, आपने देखा होगा जगह जगह उत्तर भारत में कई जगह कश्मीरी लोग आके और अपना जो है सामान जो है आम पब्लिक के लिए रखते हैं, और बहुत वहाँ भीड़ लगी रहती है, लोग जल्दी से जल्दी अपनी मनपसंद चीजें लेना चाहते हैं। तो वो उनको एक ऑर्गेनाइज वे में आने का मौका मिलेगा, उनके फल मंडी को मिलेगा, वहाँ के फार्मर्स जो हैं, वहाँ के जो ये उद्योग में जो लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और वहाँ के व्यवसाय, आप बताइए जब व्यवसाय होगा आप आराम से रहेंगे, तो आतंकवादियों के लिए कहाँ स्थान बचा? क्योंकि अब उनका जो है जब बाकी देश से जुड़ेंगे, मुख्य धारा में आएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो निश्चित रूप से ये वो चुनाव एक बेहतर पुल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा तो पुल है ही, लेकिन कई मायनों में इसने कश्मीर को ऊंचा भी किया और आने वाले समय पे कई ऐसे पायदानों को स्थापित करेगा जो कश्मीर की उन्नति के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार के साथ मेरे साथ मौजूद थे, चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे आदमखोर की जिसने परेशान कर रखा है।